वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान बोल रहा हूँ और आज मैं आपके सामने बेसिकली एक छोटी सी कमेंट्री लेके आया हूँ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की, जो यूएन जनरल असेंबली में आज तकरीर हुई है। उसके बारे में मेरे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है, 8 कमेंट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपने स्पीच देखा होगा तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं देखा तो देख लें, कई यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह होस्ट कर रहे हैं उसका वीडियो, और उसका टेक्स्ट भी आपको इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे पूरा का पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। मैंने दोनों चीज़ की, आई हैव रेड द टेक्स्ट और मैंने वीडियो भी देखी है। तो बेसिकली मैं आपको 8 कमेंट्स उसके बारे में करूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज, अगर आपने कॉन्वर्सेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसको बाद में शेयर करें। और अगर आप कॉन्वर्सेशंस को पसंद करते हैं तो प्लीज आप उसको सपोर्ट करें बाय ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशंस। सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन बटन होता है, उसे दबा दें, और अगर वो बटन नजर नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख ले, आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो शुरू करते हैं जयशंकर साहब की तकरीर। जो सबसे फर्स्ट थिंग जिस पे मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि उसके उसमें जो चीज नहीं थी, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल था कि दे आर एक्सपेक्टिंग डॉक्टर जयशंकर को कि वो कनाडा के जो इल्जामात है उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिबट करेंगे। लेकिन जो सबसे ऑब्वियस चीज थी कि उन्होंने डायरेक्टली रेफर नहीं किया जो कनाडा के साथ उनके साथ इख्तलाफ हो रहा है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड। तो वो बहुत ही वाइज और स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि खुद इंडिया को ये मसला लेके यूएन पे जाना वुड हैव बीन आ बैल मुझे मार वाली बात। और ये भी कहना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नहीं, इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट मुद्दा। इंडिया के तरफ से जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्या बकवास है कि आप इस तरह से बेसबूत हम पर इल्जाम कैसा लगा सकते हैं। दैट इज इंडिया पोजिशन। और ना सिर्फ आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक्चुअली तो प्रॉब्लम आप हो। पिछले कई सालों से, कई डेकेड से हम आपसे कह रहे हैं कि आपके बॉर्डर्स में टेररिस्ट पल रहे हैं और आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो दैट इज इंडिया पोजीशन, और उस पोजीशन को लेकर यूएन जाने की कोई जरूरत नहीं। ये और बात है कि इनडायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने इस इश्यू को रेफर किया है, बट नेवरदलेस द स्पीच वाज वेरी गुड, और आई एम हैप्पी कि उन्होंने इस मसले को और एक्सपोजर नहीं दिया, वरना पूरी स्पीच छोड़कर लोग खाली उसी चीजों पे फोकस करते जो उन्होंने कहा है। आप देखें, मैं खुद उसके बिगिनिंग में उसी चीज पे फोकस कर रहा हूं जो उन्होंने नहीं कहा। एनीवे, एनफ ऑफ दैट। तो जो उनका जो पहले 3-4 पॉइंट्स थे, दे वर अबाउट ऑल अबाउट G20। इंडिया का जो G20 समिट था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। सारी दुनिया से कई लोग आए, 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुए पूरी प्रेसिडेंसी में, साल भर में कई चीजों पे अग्रीमेंट्स हुए हैं। सो इंडिया G20 समिट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उसके चंद पॉइंट्स डॉक्टर जयशंकर ने उस स्पीच में आइडेंटिफाई किया। पहली उन्होंने कहा कि जो इंडिया का विजन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इट ट्राई टू फोकस ऑन सर्टेन इश्यूज जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको फ्रेज किया। मैं पहले से अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, फिर आपको उस पर कमेंट करता हूँ। वन फ्यूचर सॉट टू फोकस ऑन द की कंसर्न्स ऑफ द मेनी, नॉट जस्ट द नैरो इंटरेस्ट ऑफ ए फ्यू। तो उन्होंने कहा कि जो एजेंडा इंडिया ने सेट किया था G20 के लिए, वो उन सारे मुद्दों पे था जो बहुत ज्यादा लोगों पर असर करता है, कई मुल्कों पर, सारा का सारा ग्लोबल साउथ वेस्ट, जैसा कि एनवायरमेंटल इशू है, पेंडेमिक का इशू है, डेट क्राइसिस है, इन्फ्लेशन का इशू है। तो ये सारे इश्यूज सबको असर करते हैं एज अपोज टू, और ये यहाँ पर क्लियरली G7 के खिलाफ एक आप कह सकते हैं कि ये सरकास्टिक कमेंट है। उनके एजेंडे में तो बस एक नैरो सा इंटरेस्ट होता है यूक्रेन, उसके अलावा और कुछ नहीं, और ये सिर्फ यूक्रेनियंस और चंद वेस्टर्न ममालिकों को जो रशिया से जियोपॉलिटिकली जंग कर रहे हैं उनकी हित में है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ही मेक्स। G20 अंडर इंडिया सबके लिए था, ना सिर्फ ए फ्यू मुल्कों के लिए। एंड देन ही सेज के
वो दिन खत्म हो गए जहाँ पे चंद मुल्क सारी दुनिया का एजेंडा सेट करते। तो वो दिन अब नहीं रहे जहाँ ए फ्यू नेशन सेट द एजेंडा और सारे के सारे दुनिया से उम्मीद थी कि वो उसे फॉलो करें। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ही कॉल्ड फॉर ए ग्लोबल ऑर्डर जो फेयर हो। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, दैट दैट डज नॉट चेरी पिक नॉर्म्स, यानी कि कौन से उसूल कब फोर्स किया जाए और कब उनको नहीं फोर्स किया जाए। वही इस उनका कहना है कि अगर रूल बेस्ड ऑर्डर है तो सारे रूल्स को बिल्कुल बाय फेयर तरीके से और सबके ऊपर लागू होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि उनका इशारा कनाडा की तरफ था, जब दूसरे मुल्कों पे प्रेशर पड़ता है वेस्ट की तरफ से कि भाई आप टेररिस्ट को क्यों पनाह दे रहे हो अपने बॉर्डर्स में, और फिर अमेरिका जाकर मार भी देता है टेररिस्ट को दूसरे कंट्रीज में, और अगर कोई दूसरा मुल्क इस तरह करता है तो उसके खिलाफ रूल्स वगैरह रूल बुक फेंकी जाती है। तो उनका मेरे ख्याल से यहाँ पे इशारा था कि रूल बेस्ड ऑर्डर की तो हम बात करते हैं लेकिन हम रूल्स को यूनिफॉर्मली सबके खिलाफ इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर उन्होंने बात किया कि कैसा G20 की समिट से पहले इंडिया ने ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस की थी, उनके इंटरेस्ट क्या है इसका पता लगाया और फिर वो एजेंडा में इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से इंडिया ने G20 के थ्रू जो ग्लोबल एजेंडा है उसको फैलाया है। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान और इंडिया के एडवोकेसी की वजह से, इंडिया की रिकमेंडेशन की वजह से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में सीट मिल गई, एक पूरा कॉन्टिनेंट को एक आवाज मिल गई। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। G20 में ऑलरेडी साउथ अफ्रीका तो थी लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन भी है, तो अब अफ्रीका को आवाज मिल गई है एज ए कॉन्टिनेंट। जिस तरह से EU है उस तरह से अब अफ्रीकन यूनियन भी G21 कह सकते हैं उसमें। फिर अगला मुद्दा उनका उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से इंडिया जो मिनी लैटरल इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ काम कर रहा है, मसलन क्वाड, जो उनके जयशंकर साहब कह रहे हैं कि क्वाड गहरा होते जा रहा है, यानी क्वाड के जो मुल्क हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उनके बीच में जो ताउन है, जो कोऑपरेशन है वो बढ़ते जा रहा है। और फिर उन्होंने ब्रिक्स की बात की, ब्रिक्स के एक्सपेंशन का जिक्र किया। और फिर I2U2 बेसिकली इंडिया, इजराइल, US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक फोरम है, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, ये पॉइंट मैं अब पहले पूरा पढ़ लेता हूँ आपको। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज ए कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट में। तो उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑल नेशंस परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट। सारे मुल्क अपने जो राष्ट्रीय हित है उस पर चलते हैं। वी इन इंडिया हैव नेवर सीन दैट एज बीइंग ए कॉन्ट्रडिक्शन विद द ग्लोबल गुड। तो कह रहे हैं कि इंडिया में तो ऐसा समझा जाता है कि हर मुल्क अगर अपने ही इंटरेस्ट पे चले तो दिस इज नॉट अगेंस्ट द ग्लोबल गुड। इट्स ए वेरी लिबरल कॉन्सेप्ट है ये कि इफ यू परस्यू योर सेल्फ इंटरेस्ट इट विल वर्क आउट। लेकिन फिर वो कहते हैं बट व्हेन वी एस्पायर, या बट तो नहीं, बट व्हेन वी एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, अब वो इंडिया की बात करें, व्हेन वी एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, दिस इज नॉट फॉर सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट बट टू टेक ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक मोर काम। तो वो कह रहे हैं कि हर मुल्क अपने ही हित में काम करता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम वर्ल्ड पावर इसलिए बनना चाहते हैं कि हम अपने हित में नहीं काम करना चाहते हैं, हम दूसरों की हित में काम करना चाहते हैं, हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये मुझे काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी लगा कि भाई सारी दुनिया के सारे मुल्क सिर्फ अपनी इंटरेस्ट में काम करते हैं और सिर्फ इंडिया एक मुल्क है जो दूसरों के लिए काम करेगा जब वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा। हालांकि ऑन मेनी इश्यूज जो करंट गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो बहुत प्राइड लेती है कि वो इंडिया के इंटरेस्ट में काम करे, खासतौर से व्हेन दे टॉक अबाउट बाइंग रशियन ऑयल। तो जो इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है उसका जस्टिफिकेशन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाता है कि भाई हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हित में ये है, सो वी आर एक्टिंग इन आवर इंटरेस्ट। तो ये जरा मुझे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखा कि ये कहना कि द गोल्स वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ, हम सबसे अलग हैं,
دنیا میں سارے ملک اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں لیکن ہم دوسروں کے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں. nobody does that. اسے بار بار دہرائیں الیکشن کے دوران کہ جب ہم دوسرے کنٹریز کے لیے کام کریں گے, اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور 2 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے ریز کیے. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس پہ کافی ترقی کی ہے. سب گلوبل ساؤتھ کے ملکوں سے کافی زیادہ انڈیا نے اچیو کیا ہے. اور انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی کہ پچھلے 15 سال میں انڈیا نے جو غریبی ہے اسے ہٹائی ہے, اور اور 415 ملین یعنی تقریباً 41.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر پاورٹی سے انہیں آزادی دی ہے. اور یہ 15 سال میں اٹ واز ویری گڈ آف ہم ٹو سے 15 سال, کیونکہ یوزلی لوگ صرف نریندر مودی کے دوران بات کرتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں کچھ 270 ملین لوگ پاورٹی سے باہر آئے ہیں. بٹ انڈیا اچیومنٹ از مچ بگر, 400 ملین کا, وہ بھی 15 سال میں. یہ 2005-6-7 سے جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں انڈیا ہیز اچیو ٹریمینڈس گروتھ. So that was a good thing to highlight. It shows کہ انڈیا کا ڈیولپمنٹ اس سینچری میں 21st سینچری میں کتنا تیزی سے گرو ہو رہا ہے. فائنلی میں ایک آبزرویشن کرنا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے اسپیچ شروع کی تو ہی سیڈ نمستے فرام بھارت. حالانکہ جو بندہ نے ان کو انٹروڈیوس کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹرنل افیئرس منسٹر آف انڈیا. اور پھر جے شنکر صاحب نے اپنی تقریر شروع کی, اسپیچ شروع کی بائی سیئنگ نمستے فرام بھارت. اور جب انہوں نے اینڈ کیا ان کا لاسٹ سینٹینس تھا دیٹ ڈیفائنز انڈیا, دیٹ از بھارت. تو یہ بالکل ڈائریکٹ کوٹیشن ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں. انڈین کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ دس از انڈیا, دیٹ از بھارت, انڈیا دیٹ از بھارت. So it was an interesting observation کہ جے شنکر صاحب کی اسپیچ was more consistent with the constitution, وہ جیسا تھا ہمیشہ سے اس سے. یعنی کہ جو آج کل انڈیا میں جو بات ہو رہی کہ انڈیا کا نام بدل گیا, it is not India anymore, it is Bharat. So that was an interesting observation. براڈلی اسپیکنگ تقریر تو کافی اچھی تھی. اٹ ہائی لائٹڈ کہ انڈیا کی اہمیت کیا ہے, انڈیا کے اس سال کے اچیومنٹس G20 کو لے کر. اٹ آلسو شوز کہ انڈیا از اے گلوبل لیڈر کیونکہ وہ گلوبل ساؤتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہی ہائی لائٹس اے فیو تھنگس جیسا ویکسین ڈپلومیسی کے بارے میں بات کی, گلوبل ساؤتھ کی وائس کے بارے میں بات کی, افریقن یونین کو جو انڈیا نے سپورٹ دی ڈپلومیٹک اس کی بھی بات کی. تو اٹ بیسکلی ہائی لائٹس کہ انڈیا از گروئنگ, غربت سے نکل رہا ہے, انڈیا از ڈیولپنگ ویری فاسٹ. انڈیا اب انٹرنیشنل آرڈر کی طرف دیکھ رہا ہے, از ڈیمانڈنگ کہ گلوبل آرڈر کو ریسٹرکچر کیا جائے تاکہ سارے ملکوں کو فیئرلی ٹریٹ کیا جائے. سو ان دا سینس اٹ واز اے ویری گڈ اسپیچ. لیکن اٹ از آلسو انٹرسٹنگ کہ اس یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی جو 78 ہے اس میں صرف جو P5 ہیں کنٹریز جو UN سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز وتھ ویٹو پاورز ہے, P5 کے لیڈرز میں سے صرف جو بائیڈن آئے, یعنی میکرون بھی نہیں آئے, شی جن پنگ نہیں آئے, ہی یوزلی نیور کمس ٹو دا UNGA میٹنگ, رشی سناک بھی نہیں آئے برطانیہ کے. سو اٹ شوز کہ مطلب نہ یورپین لیڈرز آئے نہ رشیا اور چائنا کے لیڈرز آئے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے, that the more important players can afford to miss it. So this is not good for the UN. It is also not good for the UN debate اور جو جنرل ڈبیٹ جو چل رہا ہے اتنے دنوں سے. So I think اس سے یہ ہوگا کہ جو چھوٹے ادارے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ناٹ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسا UN ہے, بٹ منی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسا BRIC ہے, جیسا SCO ہے, G7 ہے, G20 ہے, ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے بیکاز دا ریئل ایکشن, ریئل ایجنڈا سیٹنگ, ریئل پالیسی میکنگ گلوبل لیول پہ
ان چھوٹے ملکوں میں چھوٹے اداروں میں چھوٹے فورمز پہ ہونے لگے گی، کیونکہ یو این ہیز بیکم سو بگ اینڈ سو کہنا چاہیے کمبرسم، ایک گلوبل بیوروکریسی کی طرح بن گئی ہے. تو دیز آر مائی آبزرویشنز. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگے ہوں اینڈ تھاٹ فل لگے ہوں. تو پلیز سبسکرائب ٹو کنورسیشنز، لائک دا ویڈیو، اسے ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا. اور انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان.